डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विगत क्लासों के यानी कल जो मैंने आपके समक्ष एटम एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था और उसी चैप्टर में हम अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और क्लास ये टीचिंग जो हमारी गतिविधि है शांति बनाए रखने का ही प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले और देखिए, चूंकि कल मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के संदर्भ में मिला जुला कर जो भी परेशानियां थी उसको मैंने दूर कर चुका हूँ, इसलिए आज की जो हमारे पठन पाठन की गतिशीलता होगी कल के बनिस्बत कुछ तेज होगी। तो देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या द्रव्यमान के और नश्वरता का नियम। द्रव्यमान के और नश्वरता का नियम या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ये कहता है बिफोर रिएक्शंस, बिफोर कंबाइनेशन रिएक्शंस, टोटल मास जो रिएक्टेंट का होता है सम ऑफ मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ आफ्टर रिएक्शन टोटल प्रोडक्ट्स। कहने का तात्पर्य यह कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यह बता रहा है कि वही a mass can neither be created or not destroyed in chemical reaction। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की न तो क्षति होती है और न ही उसका सृजन होता है, न ही उसका क्रिएशन होता है और न ही वह विनाश होता है। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में कंजर्वेशन ऑफ मास यह बताता है कि रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास यह कह रहा है क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass cannot neither be created nor destroyed in chemical reaction। अब रहा कि अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, इस स्टेटमेंट पर हम कैसे विश्वास करें। आपका भी सोचना सही है कि चूंकि किसी भी प्रकार का जब लॉ को रिप्रेजेंट सिलेबस में किया जाता है तो उसको पूर्णतः वेरीफाई किया जाता है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बताने जा रहा हूं कि आखिर वास्तव में ये कंजर्वेशन ऑफ द मास कैसे लागू होता है। तो सबसे पहले देखिए, चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू फिगर्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आप जो फिगर देख रहे हैं वह कोनिकल फ्लास्क है और ऊपर में कॉर्क है
या एक पतली रस्सी के द्वारा, जिसको कि हम लोग थ्रेड्स के द्वारा इंडिकेट किए हैं, उसमें कॉर्क में पिरोकर एक कंटेनर में, जो सिलेंडर के आकार का कंटेनर है, सिलेंडर के आकार का कंटेनर है, उसमें X का 5% 10 ml जल में उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर इस सिलेंडर जैसे कोनिकल फ्लास्क में रख दिया जाता है। कोनिकल फ्लास्क में और इस प्रकार से रखा जाता है कि डोरी, वो पतले धागे उसको बैलेंस में बनाकर रखे, जो कि कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, वह एक्वस सॉल्यूशन किसका है? सोडियम कार्बोनेट का है। तो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से वह टच नहीं करे, उससे नहीं मिले, उसे सेपरेट ही रखा जाए। फर्स्ट स्टेज में हम यह ध्यान देते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम यह ध्यान देते हैं कि उसको सेपरेट रखा जाए। हेलो, हाँ, अब देखिए कि अब हम लोग को क्या करना है कि इस कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और सारे उपकरणों को चित्रानुसार एकदम सजा देना है, जैसा कि आप अपने क्लास के बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास के श्याम पट पर देख रहे हैं। इतनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बाद इस डोरी को थोड़ा सा लूज किया गया, लूज करने के पहले ये सारे फ्लास्क सहित सारे सॉल्यूशन को, इंक्लूडेड सॉल्यूशन, एक बैलेंस से इसको माप लिया जाए। बैलेंस से इसको माप लिया जाए। डोरी को लूज करने के पहले मैंने मान लिया जाए कि मैंने इस सॉल्यूशन सहित पूरे फ्लास्क को मैंने बैलेंस के द्वारा उसके वेट को नोट कर लिया। इसके बाद अब चल रहे हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए कि एक सॉल्यूशन वाले सिलेंडर कंटेनर को डोरी के माध्यम से लूज कीजिए और इस प्रकार से लूज कीजिए कि सिलेंडर जैसे कंटेनर में जो एक्वस सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में रखे सॉल्यूशन से पूर्णतः मिल जाए। जब वह पूर्णतः मिल जाता है तो रिएक्शन करने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया जाए। कुछ देर के बाद पुनः सॉल्यूशन सहित कोनिकल फ्लास्क को पुनः मेजरमेंट्स किया जाए, पुनः तौला जाए। तो हम भाई देखते हैं यह पाठ्यांक तो वही देता है, यह बैलेंस तो वही वैल्यू देता है जिसको मैंने पहले स्टेप में तौला था।
तो पहले स्टेप में बाइलेंस से, पहले स्टेप में बाइलेंस से जो तौला गया था उसका मास आफ्टर रिएक्शन के बाद मैंने पुनः कोनिकल फ्लास्क को तौला तो फिर मास सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ भले ही नया सब्सटेंस बना लेकिन हमारे एलिमेंट्स में किसी भी प्रकार के न तो क्रिएट हुआ और न वह डिस्ट्रॉय हुआ। पूर्ववत मास का होना, पहले जैसा ही पाठ्यांक देना, यह साबित करता है इन केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसको हम लोग बायो डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग जो हमने रिएक्शन इसमें तैयार होगा उस रिएक्शन को मैंने केमिकल इक्वेशन के रूप में यहां पर लिख डाला है। जैसे पहला था कॉपर सल्फेट का घोल और दूसरा था सोडियम कार्बोनेट का घोल, जिसको कि हम लोग इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं। आफ्टर रिएक्शन के बाद इस कोनिकल फ्लास्क में कौन से कंपाउंड बने? इस कोनिकल फ्लास्क में आफ्टर रिएक्शन के बाद कौन सा कंपाउंड बने? कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से हम लोग आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास में पढ़ेंगे बायो डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, केवल निगेटिव रेडिकल का एक्सचेंज कर लेता है कंपाउंड्स और पॉजिटिव रेडिकल वैसे ही रहता है। यह निगेटिव रेडिकल है, यह निगेटिव रेडिकल है, यह इसके जगह पर जाएगा, यह इसके जगह पर आएगा। लेकिन रिएक्टेंट का टोटल सम, टोटल मास, सम ऑफ टोटल मास और सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट सेम रहा, जो कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को एकदम पूर्णतः कंप्लीटली वेरीफाई कर देता है। अब चलिए बच्चों, कल मैंने ये ओरली आप लोगों को हम इस डिफिनिट प्रोपोर्शंस के संदर्भ में बताया था कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, उस केमिकल सब्सटेंस के बनने में जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस के बनने में जो रिएक्टेंट अपनी भूमिका को निभाते हैं, वह निश्चित रूप से मास के हिसाब से एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। जैसा कि प्राउस ने कहा कि इन केमिकल सब्सटेंस दी एलिमेंट्स आर द ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। प्राउस ने कहा स्थिर अनुपात के नियम में, निश्चित अनुपात के नियम में यह देखा गया है कि केमिकल कंपाउंड को बनाने में जिन अभिकारकों की सक्रिय भूमिका होती है, वह एक निश्चित मास के हिसाब से निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तभी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, चाहे वह किसी भी स्रोत से लाया जाए।
चाहे वह किसी भी सोर्स से लाया जाए। अमोनिया की बात कीजिए, जल का बात कीजिए, जल भी एक कंपाउंड है। हल्का सा इस पर हम विचार डालते हैं, जबकि मैंने कल इस संदर्भ में ओरली समझा चुका था। जैसे मान लिया जाए H2O, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, तो हाइड्रोजन का मास कितना माना गया है? हाइड्रोजन का मास 1। हाइड्रोजन का मास लिखिए, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 यूनिट हुआ, और ऑक्सीजन का हुआ 16। ऑक्सीजन का हुआ 16। ऑक्सीजन का 16। कॉमन डिवाइजर से दोनों में भाग दीजिए। कॉमन डिवाइजर से, कॉमन फैक्टर से दोनों में भाग दीजिए। तो 2 × 2 और 2 × 8 16। कहने का मतलब 1:8। इसमें जो मास होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मास के हिसाब से दोनों का रेशियो 1:8 होगा। मास के हिसाब से दोनों का रेशियो 1:8 होगा। चाहे जल को आप किसी भी स्रोत से लाइए, चाहे आप जल को किसी भी स्रोत से लाइए, पौंड से लाइए, सागर से लाइए, महासागर से लाइए, ट्यूबवेल से लाइए, कहीं से भी लाइए, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मास, मास के हिसाब से जल में 1:8 उसका रेशियो होगा। उसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं अमोनिया के बारे में, अमोनिया एक प्रकार का कोवैलेंट कंपाउंड्स है। अमोनिया में नाइट्रोजन का मास कितना माना गया है? एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं आते हैं कि जिसको दोनों होल नंबर्स को डिवाइड कर दे। क्योंकि परमाणु की संख्या जब भी लेते हैं तो होल इंटीजर्स में ही लेते हैं, डेसिमल में हम नहीं लेते हैं। डेसिमल में नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं तो होल इंटीजर्स में लेते हैं। तो चूंकि किसी भी कॉमन फैक्टर से यह या इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू मास 14:3। 14:3। थोड़ा सा और चर्चा किया जाए। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लिया जाए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना माना गया है? 12 और ऑक्सीजन का माना गया है 16। 2 ऑक्सीजन है 32। अब देखिए आप इसको कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बारे में आप सोचिए। अगर 2 से खिलाते हैं तो 2 × 6 = 12 और 16 दूनी के 32। 3 से खिलाते हैं 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। 3:8, 3:8 होगा। दोनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशियो होगा, एटॉमिक मास रेशियो होगा, वह 3:8 होगा। 3:8 होगा। अब हम लोग चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ प्रकाश हम डालते हैं, और जैसा कि आप लोग एक अच्छी साझेदारी, सक्रिय भूमिका क्लास को एक स्टडी के माहौल में ढाला आप लोगों ने है। इसके लिए बीच बीच में आपके पढ़ाई के प्रति सजगता के लिए धन्यवाद भी दे रहा हूं। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 है, यह इंडेक्स क्वेश्चन है, चैप्टर 3 पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है आपका 32, एनसीईआरटी। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि इन रिएक्शन 5.3 ग्राम सॉल्यूशन कंबाइंड reacted with the 6 gram of the acetic acid. The product were 2.2 gram the carbon dioxide and 0.9 gram water and 8.2 gram sodium. 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। पहले देखिए, अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो आपके किताब में यह वर्ड इक्वेशन के रूप में दिया गया है, वर्ड इक्वेशन के रूप में दिया गया है, केमिकल इक्वेशन के रूप में नहीं दिया गया है। और केमिकल इक्वेशन को हम क्लास 10th में, इसमें भी आगे के नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन पर प्रकाश डालेंगे। केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि एनी चेंजेस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड द फार्मूला। अगर किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन को अगर उसके सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर नेमली उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जो कि इसकी चर्चा हम लोग क्लास 10 में करेंगे। जैसे वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, ये क्या फॉर्म कर रहा है? दोनों के कंबाइनेशन से सोडियम एसीटेट और बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या यह इक्वेशन द्रव्य के मास कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करता है या नहीं, इसी को हमको वेरीफाई करना है। जो वर्ड इक्वेशन दिया गया है, वर्ड इक्वेशन में प्रत्येक केमिकल सब्सटेंस का क्वांटिटी भी दिया हुआ है। अगर किताब में आप सही ढंग से देखते हैं, अगर एक झलक, डियर स्टूडेंट्स, एक झलक अगर अपने पुस्तक पर नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर एक केमिकल सब्सटेंस का क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो देखिए क्वांटिटी में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है 5.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम एसिटिक एसिड, इसका है 5.3 ग्राम। और एसिटिक एसिड का है 6 ग्राम, ये है आपका 6 ग्राम। उसके बाद सोडियम एसीटेट जो है द प्रोडक्ट वेयर द 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम वाटर। और सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, ये 8.2 ग्राम है। अब चलिए मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अब इसको ये किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल टू 8.2
इंग्रेडिएंट्स अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 6 5 11 11.3 इधर हो गया 8 8 2 10 8 2 10 11.3 ग्राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास को शांतिमय तरीके से बनाए रखा, जिसके चलते मैंने इंडेक्स क्वेश्चन के 1 नंबर पर प्रकाश डाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।